अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वो तमाम फैक्टर्स पढ़ लिए थे जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन। ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। इनहिबिट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को रोकना, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना। सो एंजाइम इनहिबिशन, अभी तक क्या हम लोगों ने एंजाइम को पढ़ा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को पढ़ा, किस तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, हम लोगों ने वो पढ़ा। और फिर एंजाइम के तमाम फैक्टर्स पढ़े कि कोई फैक्टर किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है, किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को फास्टन अप कर रहा है। वो तमाम फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए। एंजाइम के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ ली। लास्ट हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन के अब बारी आती है एंजाइम्स को इनहिबिट करने की एंड में कि एंजाइम्स किस तरीके से इनहिबिट होते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी किस तरीके से रोकी जा सकती है, किस तरीके से एंजाइम्स की एक्टिविटी रुक जाती है, कि अगर कहीं पर ये चीज़ें फ़ायदेमंद भी होती हैं और कहीं पर ये चीज़ नुकसानदेह भी होती है। जहाँ पर नुकसानदेह है, अगर हमें ये पता होगा कि किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो रही है, हमें एंजाइम की एक्टिविटी चाहिए और वो इनहिबिट हो रही है, तो जब हमें ये पता होगा कि वो कैसे इनहिबिट हो रही है, फिर हम उसे ओवरकम करने के लिए उसके सॉल्यूशंस भी ढूंढ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स इनहिबिशन। द टर्म एंजाइम इनहिबिशन मीन्स टू स्टॉप एंजाइम फ्रॉम इट्स एक्सप्रेशन फंक्शनिंग यूजुअली बाय एंजाइम इनहिबिटर्स और ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और pH। सो एंजाइम इनहिबिशन का क्या मतलब है कि एंजाइम को स्टॉप कर देना कि वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके, यानी कि अपने फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म ना कर सके। ये ज़्यादातर एंजाइम की इनहिबिशन कैसे की जाती है? एंजाइम इनहिबिटर्स से की जाती है। ऑब्वियसली एंजाइम के इनहिबिशन के लिए एंजाइम इनहिबिटर्स मौजूद होते हैं। उन एंजाइम्स इनहिबिटर्स से एंजाइम इनहिबिशन होती है, या एंजाइम इनहिबिटर्स के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एंजाइम्स इनहिबिट होती हैं वो हैं चेंज इन टेम्परेचर और pH। फैक्टर्स में हम लोगों ने टेम्परेचर और pH को इन डिटेल पढ़ा था। प्लीज़ जाकर वो लेक्चर्स ले लीजिए अगर नहीं लिए हैं तो, क्योंकि उनमें इन डिटेल वहाँ पर भी हम इस टॉपिक के आने से पहले भी पढ़ चुके हैं। और अभी लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर टेम्परेचर, एक हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेट होता है, ठीक है, अगर वो टेम्परेचर सेट पॉइंट से ज़्यादा बढ़ जाए, एलिवेट हो जाए, तो फिर हमें फ़ीवर हो जाता है, जिससे हमारी एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है बुरे तरीके से। बिल्कुल उसी तरीके से एक स्पेसिफिक pH भी होती है हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जहाँ पर एसिडिक pH है, और वहाँ पर जो एंजाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं वो बेसिक pH में परफॉर्म नहीं कर सकते। जो एंजाइम्स बेसिक pH में परफॉर्म कर सकते हैं वो एसिडिक pH में परफॉर्म नहीं कर सकते। जो एंजाइम्स न्यूट्रल pH में परफॉर्म कर सकते हैं वो एसिडिक या बेसिक pH में परफॉर्म नहीं कर सकते। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको एंजाइम्स के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी है। एक सेट पॉइंट जो मौजूद है, एक सेट टेम्परेचर है, एक सेट pH है, वो स्पेसिफिक जो सेट हुआ हुआ है वही प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स को चेंज कर देंगे तो फिर एंजाइम्स भी इनहिबिट हो जाएंगे। सो एक क्या है जो एंजाइम्स को इनहिबिट करवा रही है? एंजाइम इनहिबिटर्स, और दूसरे ये फैक्टर्स, ठीक है। सो सच मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस विच स्टॉप एंजाइम एक्टिविटी आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स या ऐसी तमाम चीज़ें या ऐसे तमाम फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करवा रहे हैं वो कहलाते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। सच एज ड्रग्स, टॉक्सिन्स, प्रोडक्ट्स ऑफ एंजाइम्स एट्सेट्रा। अब उनमें ड्रग्स भी हो सकती हैं, ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, टॉक्सिन्स जहरीली चीज़ें, नुकसानदेह। टॉक्सिन्स वो तमाम चीज़ें होती हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हों। टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं और ख़ुद एंजाइम्स के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जो एंजाइम्स को इनहिबिट करवा सकते हैं। कैसे? सब कुछ अभी इन डिटेल हम लोग देखेंगे। सम ऑफ द पॉइजन्स आर एंजाइम इनहिबिटर्स। कुछ पॉइजन्स भी हैं जो एंजाइम्स के इनहिबिटर्स हैं। दैट्स वाई अ पर्सन एक्सपोज टू पॉइजन मे डाई। एक इंसान जिसे जहर दे दिया गया है वो क्यों मर जाता है? जहर इंसान के लिए नुकसानदेह क्यों है? सबसे पहला काम जो वो आपकी बॉडी में जाकर करता है वो ये है कि वो आपके एंजाइम के फंक्शन को स्टॉप करवा देता है। जो आपके बॉडी के नेसेसरी फंक्शंस हैं,
कंपल्सरी फंक्शंस हैं जिनको एंजाइम्स परफॉर्म करवा रहा है, अगर एंजाइम ही उन्हें परफॉर्म नहीं करवाएगा तो वो फंक्शंस ही परफॉर्म नहीं होंगे। अगर वो फंक्शंस ही परफॉर्म नहीं होंगे तो आप कैसे ज़िंदा रहोगे? तो जहर सबसे पहले जाकर आपके पॉइज़न सबसे पहले आपकी बॉडी में जाकर आपके एंजाइम्स को अफेक्ट करता है। एंजाइम्स अफेक्ट होते हैं, बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज़म्स अफेक्ट हो जाते हैं, नॉर्मल मैकेनिज़म्स अफेक्ट हो जाते हैं तो इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब ये वेरी करता है पॉइज़न टू पॉइज़न कि कौन सा पॉइज़न कैसा है, कितना पोटेंट है और जो कुछ भी है उसका इफ़ेक्ट कैसे होगा, ये वेरी करता है पॉइज़न टू पॉइज़न, ठीक है। बट बेसिकली पॉइज़न करता क्या है, यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। ऑन द अदर हैंड देयर आर एंजाइम एक्टिवेटर्स विच बाइंड टू एंजाइम टू इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। ऑब्वियसली अगर एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करवाने वाले एंजाइम इनहिबिटर्स कहला रहे हैं, तो वैसे ही जिसका जिक्र मैंने गलती से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में कर दिया था, स्टार्ट में मैंने बोल दिया था, तो वहाँ पर जो मैंने पॉइंट आप लोगों को बताया था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो सिंपली किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने वाली एनर्जी, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है। और मैंने वहाँ पर गलती से ये जिक्र कर दिया था इसका एंजाइम एक्टिवेटर्स का कि किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए जिन एक्टिवेटर्स की ज़रूरत है, जो मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्टार्ट करवाते हैं, वो एंजाइम एक्टिवेटर कहलाते हैं। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स की क्या क्या टाइप्स हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ पर एंजाइम एक्टिवेटर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग एंजाइम इनहिबिटर्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसी को डिटेल में पढ़ेंगे एंजाइम इनहिबिशन में। बट यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दी है कि अगर स्टॉप करवाने वाले एंजाइम इनहिबिटर्स हैं तो स्टार्ट करवाने वाले एंजाइम एक्टिवेटर हैं। सो टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स, जनरली देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स, दैट इज इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। कुछ होते हैं इरिवर्सिबल यानी कि जो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में ना आ सकें, जो रिवर्स ना हो सकें, जो वापस से पहले जैसे ना हो सकें। अगर एक दफ़ा इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ने इनहिबिट करवा दिया तो वो चीज़ वापस से ठीक नहीं हो सकती, वापस से स्टार्ट नहीं हो सकती, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। सो वो होते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। और फिर कुछ होते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अब दोनों का हम इन डिटेल देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। दीज इनहिबिटर्स स्टॉप एंजाइम एक्टिविटी परमानेंटली आइदर by destroying, denaturing the active site of the enzyme or occupying active site by making covalent bond with active site। क्या मतलब हुआ इस बात का? दोबारा से मैं बेसिक सी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी इस चैप्टर के स्टार्ट से। तकरीबन हर लेक्चर में मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करती हुई आई हूँ कि एक्टिव साइट क्या होती है और सबस्ट्रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करती हुई आई हूँ। सो एंजाइम की वो साइट जिसके ऊपर आकर एंजाइम्स अटैच होते हैं, सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, वो एक्टिव साइट कहलाती है। तो ये जो इनहिबिटर्स हैं ये एंजाइम की एक्टिविटी को परमानेंटली स्टॉप करवा देते हैं। कैसे? या तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट को, एंजाइम की एक्टिव साइट ऐसी साइट होती है जिसके ऊपर आकर सबस्ट्रेट अटैच हो सकता है, बट सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट के अलावा पूरे एंजाइम पर और कहीं अटैच नहीं हो सकता। एक सबस्ट्रेट आकर सिर्फ एंजाइम की एक्टिव साइट पर ही अटैच हो सकता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगर वो कहीं और आकर अटैच हो रहा है तो उससे प्रॉपर फंक्शनिंग कभी भी परफॉर्म नहीं होगी। प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक्टिव साइट के ऊपर आकर सबस्ट्रेट का अटैच होना ज़रूरी है। सो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स परमानेंटली कैसे स्टॉप करवाते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को? वो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जाकर अटैक करते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट को डीनेचर कर देते हैं। ये होता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर का काम। एक्टिव साइट को ही उन लोगों ने ख़राब कर दिया, तो अब कैसे कोई सबस्ट्रेट आकर वहाँ पर फिट होगा या कैसे कोई सबस्ट्रेट वहाँ पर आकर अटैच होकर आगे मज़ीद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? या फिर ये और एक काम क्या करते हैं, ये उस एक्टिव साइट के ऊपर जगह घेर लेते हैं, उस एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस एक्टिव साइट को खाली ही नहीं रहने देते, वो एक्टिव साइट को अवेलेबल ही नहीं रहने देते कि कोई सबस्ट्रेट आकर वहाँ पर अटैच हो और फिर उसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म हो। वो क्या करते हैं, वो एक्टिव साइट के साथ इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स एक्टिव साइट के साथ आकर कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं और वहीं पर ख़ुद अटैच हो जाते हैं, पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जो अवेलेबल स्पेस थी वो अब दूसरे सबस्ट्रेट्स के लिए अवेलेबल ही नहीं हो पाती।
ठीक है। सो ये काम है इरिवर्सिबल इनहिबिटर का, या तो वो एक्टिव, ये जो कुछ भी करेंगे एक्टिव साइट के साथ ही करेंगे, या तो वो एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय कर देंगे कम्प्लीटली, या तो फिर वो एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। The irreversible inhibitors often contain reactive functional groups. Irreversible inhibitors के पास reactive functional groups मौजूद होते हैं। functional groups केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो, aldehydes, alkenes, etc. etc. फंक्शनल ग्रुप्स की मज़ीद डिटेल्स में मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगी। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। होप सो इतनी थोड़ी सी नॉलेज तो आप लोगों को होगी। सो यहाँ पर एंजाइम्स की जो इनहिबिटर्स होते हैं उनके पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उन्हीं की वजह से वो कोवलेंट बॉन्ड बना पाते हैं वहाँ पर एक्टिव साइट के साथ। सो दीज इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप्स मेक कोवलेंट बॉन्ड्स विद अमाइनो एसिड्स साइड चेन। अमाइनो एसिड का जिक्र यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि एक एंजाइम खुद किससे बना है? प्रोटीन से बना है, और प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है किसका? अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स माइक्रो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है। एक प्रोटीन मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड से ही मिलकर बना है, और प्रोटीन से एंजाइम बना है। सो एंजाइम के अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, ठीक है। अब उन एक्टिव साइट के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं वो एंजाइम इनहिबिटर्स जाकर उन अमाइनो एसिड्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि उन इनहिबिटर्स में फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कीन मौजूद है या एल्डिहाइड मौजूद है, जो भी मौजूद है वो जाकर उन अमाइनो एसिड्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और वो जगह घेर लेगा। दिस इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये नेचुरल भी हो सकते हैं, हमारी बॉडी में नेचुरली भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या ये काम आर्टिफिशियली भी हो सकता है। आर्टिफिशियल कौन से होंगे? आर्टिफिशियल आपने कोई पॉइजन कंज्यूम कर लिया, या वेनम ऑफ स्नेक्स, किसी स्नेक ने बाइट कर लिया, या ड्रग्स, कोई आपने गलत दवाइयाँ ले ली जिसकी वजह से गलत रिएक्शन हो गया, कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया। सो वो सारी आ जाएंगी आर्टिफिशियल में, या फिर ये नेचुरली भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं। कोई आपकी बॉडी का मॉलिक्यूल नेचुरली अगर इनहिबिट करवा दे, कोई बीमारी हो जाए आपको कुदरती तौर पर वो इनहिबिशन करवा दे, सो वो आ जाएगा इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में। या उसके अलावा अच्छा हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है, ज़रूरी नहीं कि नुकसान ही हो। कहीं कहीं पर एंजाइम की इनहिबिशन फ़ायदेमंद भी होती है जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड हो। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम जल्दी से रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के ऊपर। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होंगे? सच इनहिबिटर्स विच अटैच टू एंजाइम्स विद नॉन कोवलेंट इंटरएक्शंस सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, अब देखें बेसिकली इरिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या हो रहा था कि इरिवर्सिबली यानी कि वो परमानेंटली इनहिबिट करवा रही थी एंजाइम की एक्टिविटी को। यहाँ पर जो है वो परमानेंटली इनहिबिट नहीं करवा रहे हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो इन दोनों में ये है। सेकंड डिफरेंस इज दैट इरिवर्सिबल इनहिबिशन में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा था एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड्स के साथ इनहिबिटर्स का, लेकिन यहाँ पर कोई कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही है, कोई कोवलेंट इंटरैक्शन नहीं हो रही है। एंजाइम के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो अमाइनो एसिड्स के साथ कोई कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस हो रही हैं, और आयोनिक बॉन्ड हो रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड तो वैसे ही बहुत वीक बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पर दूसरे किस्म के बॉन्ड्स हो रहे हैं। वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड, अगर आप इन दोनों के डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं। वहाँ पर कोवलेंट इंटरैक्शंस हो रही थी, कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ साथ और भी बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो रही है। हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर फेयरिंग यानी कि जिसमें वाटर इन्वॉल्व ना हो। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस हो रही हैं और साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हो रहे हैं, ठीक है। वेरी करते हैं मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, किसी में आयोनिक बॉन्ड बन सकते हैं, किसी में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बन सकते हैं, बट वहाँ पर ये तमाम बॉन्ड्स नहीं थे, वहाँ पर सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड था। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है और ये तमाम बॉन्ड्स हो सकते हैं। दीज इनहिबिटर्स जनरली डू नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शंस व्हेन बॉन्डेड टू एंजाइम। ये एंजाइम के साथ खुद केमिकल रिएक्शंस नहीं करवाते, केमिकली ये रिएक्ट नहीं होते एंजाइम्स के साथ इतने ईजिली एंड कैन ईजिली रिमूव फ्रॉम एंजाइम्स। और इनको ईजिली केमिकली रिएक्ट करने का मतलब है कि कोई चीज़ केमिकली रिएक्ट होने के बाद कम्प्लीटली परमानेंटली रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, वो होता है केमिकल रिएक्शन, एक इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। बट यहाँ पर कोई ऐसा इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन नहीं होता कि एंजाइम के साथ जी इन्होंने रिएक्शन कर लिया है और ये कम्प्लीटली इन्होंने एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं और अब मज़ीद उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है, ये ईजिली एंजाइम से रिमूव किए जा सकते हैं, इसीलिए ये रिवर्सिबल हैं कि पहले जो कंडीशन थी वो अब नहीं है। इन्होंने पहले जो ख़राबी की थी या पहले जो इन्होंने रुकावट की हुई थी वो रुकावट अब नहीं है। अब एंजाइम इनके
इनको ईजिली रिमूव करने के बाद एंजाइम वापस से नॉर्मली अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. सो दीज आर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स. रिवर्सिबल इनहिबिटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स. फिर हम लोग मज़ीद देखते हैं कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की मज़ीद 2 टाइप्स हैं. एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरी है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, इनका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है. आप लोगों के जहन में क्या होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स दोनों ही रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है. रिवर्सिबल इनहिबिटर्स यानी कि चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे नॉन कॉम्पिटिटिव हो, दोनों ही वापस से रिमूव किए जा सकते हैं एंजाइम से, और दोनों ही सूरतों में एंजाइम वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आ सकता है. सो स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. फिर यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू इन्हें एक्सप्लेन किया हुआ है. हम ये पहले डायग्राम से देख लें. चलें हम इसको पहले डायग्राम से देख लेते हैं, फिर डायग्राम से कॉन्सेप्ट एक बिल्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से रीड कर लेंगे कि हमसे कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं. सो ये आप लोगों को दिख रहा होगा ग्रीन कलर से, चूँकि यहाँ पर बना हुआ है, ये है आपका एंजाइम. ठीक है, और ये वाली जो आपको साइड यहाँ पर दी हुई है ये है आपकी एक्टिव साइट. ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और ये जो ऑरेंज कलर से आपको यहाँ पर दिया हुआ है यह आपका सबस्ट्रेट जो आ रहा है एंजाइम से रिएक्शन करने के लिए, एंजाइम के साथ रिएक्ट करने के लिए सबस्ट्रेट आ रहा है कि वो एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे. बट बीच में कौन आ गए? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. इन्होंने आके क्या किया? एक्टिव साइट पर जगह ले ली. सो ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. बट इरिवर्सिबल इनहिबिशन और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या डिफरेंस है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं ये रिवर्सिबल हैं, ये वापस से यहाँ से रिमूव हो सकते हैं और वापस से ये पूरा जो है एंजाइम अपनी ओरिजिनल स्टेट में आकर अपना ओरिजिनल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के हम लोग कंपैरिजन में अगर देखें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने क्या किया है, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में एक और चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को उस वक्त नहीं बोली क्योंकि उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी. यहाँ पर एक है एलोस्ट्रिक साइट. एलोस्ट्रिक साइट क्या है? एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम की कोई भी साइट है एलोस्ट्रिक साइट. अगर एक्टिव साइट वो रिक्वायर्ड साइट होती है, वो स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पर आकर एंजाइम का अटैच होना सबस्ट्रेट का अटैच होना ज़रूरी होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. बट उसके अलावा जो बाकी की जो खाली साइड है वो है एलोस्ट्रिक साइड. ठीक है, अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में तो भाई इनहिबिटर आया, एक्टिव साइट पर अटैच हो गया, उसने सबस्ट्रेट को अटैच ही नहीं होने दिया, सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं हुआ, तो फंक्शन कैसे परफॉर्म होगा या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा? ये था कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का अपना तरीका. बट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का तरीका क्या है कि ये एक्टिव साइट के साथ आकर अटैच नहीं होगा, ये सबस्ट्रेट को नहीं रोकेगा, ये बोलेगा हाँ भाई तुम आ जाओ कोई मसला नहीं है. बट ये क्या करेगा? एलोस्ट्रिक साइट पर दूसरे साइड पर आकर एक्टिव साइट के अलावा दूसरे साइड पर आकर अटैच होगा. और जब एक एक्स्ट्रा चीज़ कहते हैं ना, अगर हमारी बॉडी में भी एक्स्ट्रा सेल्स की ग्रोथ हो जाती है तो हमें भी कैंसर हो जाता है. एक्स्ट्रा चीज़ कोई भी नुकसानदेह ही होती है. बिल्कुल वैसे ये एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है जो आकर एक्स्ट्रा कंबाइन हो रहा है इलेक्ट्रिक साइड के ऊपर. तो ये क्या करेगा? ये एंजाइम की शेप को चेंज कर देगा, ये एंजाइम के अंदर ख़राबी पैदा कर देगा जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिव साइड की शेप चेंज हो जाएगी. और अगर आप लोगों ने इंट्रो गौर से लिया हो तो आप लोगों को पता होगा कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स के लिए स्पेसिफिक शेप्स में होती हैं एक्टिव साइट्स. जिस शेप में सबस्ट्रेट की रिएक्टिव साइट होती है बिल्कुल उसी शेप में एंजाइम की भी एक्टिव साइट होती है. तभी वो आकर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एक्टिव साइट की स्पेसिफिक शेप पर ही अटैच हो पाता है. इसीलिए एंजाइम्स जो हैं वो क्यों स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट्स को लेकर. एक एंजाइम डिफरेंट तरह के सबस्ट्रेट के साथ क्यों नहीं अटैच हो पाता है? क्योंकि हर किसी को अलग अलग एंजाइम्स की ज़रूरत होती है. हर सबस्ट्रेट को अलग अलग एंजाइम्स की ज़रूरत होती है. एंजाइम्स और सबस्ट्रेट एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं. आप लोगों ने अगर पीछे लेक्चर्स में कि लॉक एंड की मॉडल लिया हो, इंड्यूस्ड फिट मॉडल लिया हो, तो वहाँ पर आप लोगों को क्लैरिफाई हुआ होगा कि स्पेसिफिक शेप की भी ज़रूरत होती है. एक ख़ास सबस्ट्रेट के लिए ख़ास शेप की ज़रूरत है, एंजाइम की एक्टिव साइट की ख़ास शेप की ज़रूरत है. अब उस शेप पर जो सबस्ट्रेट आकर अटैच हो सकता है, उस शेप पर दूसरा सबस्ट्रेट आकर दूसरी शेप का सबस्ट्रेट आकर अटैच नहीं हो सकता
होता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये क्या करेगा, ये आकर एक्टिव साइट पर तो अटैच नहीं होगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, बल्कि एलोस्टिक साइट पर अटैच हो जाएगा और ये एंजाइम के अंदर खराबी पैदा कर देगा, जिसकी वजह से उसकी एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी। और जब उसकी एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी तो वो सबस्ट्रेट उस एंजाइम के लिए है, वो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट के लिए है वो सबस्ट्रेट आकर वहाँ पर अटैच ही नहीं हो पाएगा, वहाँ पर फिट ही नहीं हो पाएगा। जब वो फिट ही नहीं हो पाएगा, वो अटैच ही नहीं हो पाएगा, तो फिर वो कैसे कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकता है या कैसे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। सो ये सारी कहानी है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, जो मैंने इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समराइज़ कर दी है। और मेरे ख्याल से लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, सो नहीं चले करते हैं इसी में इसको ख़त्म करते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं? सच इनहिबिटर्स विच हैव सिमिलर शेप टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। हाँ, तो देखें ये कैसे आकर, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक बात बोली तो आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आना चाहिए था कि अगर एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप स्पेसिफिक होनी चाहिए सबस्ट्रेट की शेप के लिहाज से, कि जैसे सबस्ट्रेट की शेप है वैसे ही उसके साथ अटैच होने वाले एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप होनी चाहिए, तो फिर कैसे इनहिबिटर आकर वहाँ पर फिट हो सकता है? क्या इनहिबिटर की शेप भी स्पेसिफिक होनी चाहिए? हाँ, इनहिबिटर की शेप भी स्पेसिफिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ यही सबस्ट्रेट आकर अटैच हो सकता है क्योंकि इन्हीं दोनों की शेप मैच करती है, तो इसके साथ आकर अटैच होने वाले इनहिबिटर की शेप भी मैच करनी चाहिए। ये इनहिबिटर ऐसा इनहिबिटर होगा जिसकी शेप बिल्कुल इस सबस्ट्रेट की शेप की तरह होगी, दोनों की शेप बिल्कुल सिमिलर होगी, तो फिर एंजाइम को हो जाएगा धोखा। वो इनहिबिटर एंजाइम को दे देगा धोखा और उस सबस्ट्रेट की जगह जाकर खुद वहाँ पर अटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस सबस्ट्रेट की और उस इनहिबिटर की दोनों की शेप्स थी सिमिलर, तो एंजाइम को दिया धोखा और खुद आकर वो सबस्ट्रेट की जगह पर इनहिबिटर अटैच हो गया एंजाइम की एक्टिव साइट पर। ठीक है, हैंस compete with substrate to occupy active site। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, उस सबस्ट्रेट का और उस इनहिबिटर का दोनों का हुआ है कंपटीशन, क्योंकि दोनों की शेप है सिमिलर, दोनों में होगा कंपटीशन। जो जाकर अटैच हो जाए, अगर सबस्ट्रेट अटैच हो गया तो प्रॉपर फंक्शन हो जाएगा, अगर सबस्ट्रेट अटैच नहीं हुआ, इनहिबिटर अटैच हो गया, तो हो जाएगी एंजाइम की इनहिबिशन, वो सबस्ट्रेट को अटैच ही नहीं होने देगा। सो इसलिए इसका नाम स्पेसिफिकली रखा गया है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये रीज़न है, ये इस तरह से कंपटीशन करता है। फिर उसके बाद द प्रोसेस ऑफ इनहिबिशन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। बिल्कुल ये जो कंपटीशन का प्रोसेस है कि इस कंपटीशन में कौन जीतेगा, इनहिबिटर जाकर अटैच होगा या सबस्ट्रेट जाकर अटैच होगा, इसका फैसला किस चीज़ पर होगा? इसका फैसला होगा दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर। जाहिर है जो चीज़ ज़्यादा ताकतवर होती है वही हमेशा अपनी जगह बना लेती है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सो वो इनहिबिटर्स को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, खुद जाकर अटैच हो जाएंगे और प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म हो जाएगी। बट अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है और उसके मुकाबले में इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो फिर जाहिर है वो ज़्यादा फोर्सफुली जाकर अटैच हो जाएगा एक्टिव साइट के ऊपर और इस तरीके से कंपटीशन में वो जीत जाएगा। विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर्स द चांसेस ऑफ इनहिबिशन आर आल्सो हाई। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी इनहिबिटर्स की, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि एंजाइम इनहिबिट हो जाए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के ऊपर। सो दीज इनहिबिटर्स डू नॉट पोजेस स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जैसा कि हम लोगों ने देखा पीछे डायग्राम में कि यहाँ पर इसे आकर एक्टिव साइट पर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में आकर इसे एक्टिव साइट पर अटैच होने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो एलोस्टिक साइट पर अटैच है, ये वाली साइट पर तो यहाँ आकर अटैच हुआ ही नहीं है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह। यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं हो रहा है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, तो यहाँ पर उसे ज़रूरत ही नहीं है कि वो सिमिलर शेप में मौजूद हो। तो यहाँ पर जो इनहिबिटर्स होते हैं वो सिमिलर शेप में मौजूद नहीं होते, उनकी शेप सिमिलर नहीं होती, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता, देयरफॉर अटैच टू एलोस्टिक साइट ऑफ एंजाइम। अब क्योंकि इनका स्ट्रक्चर, इनकी शेप सिमिलर नहीं है, तो ये एक्टिव साइट पर अटैच नहीं हो सकते, इसलिए एक्टिव साइट के अलावा जो दूसरी साइड है, जो एलोस्टिक साइड है एंजाइम की, वहाँ पर जाकर अटैच होंगे। और फिर द अटैचमेंट ऑफ इनहिबिटर्स चेंजेस द शेप ऑफ एक्टिव साइट, जिसकी वजह से एंजाइम के अंदर खराबी आ जाएगी और एंजाइम के एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी। द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड विद एक्टिव साइट, और जब उसकी शेप चेंज हो गई तो फिर सबस्ट्रेट आकर वहाँ पर अटैच नहीं हो पाएगा। सच टाइप ऑफ इनहिबिटर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इस तरीके से अगर सबस्ट्रेट बेशक
बेशक इनहिबिटर सिर्फ 2 हैं और सबस्ट्रेट 200 हैं, फिर भी जब दोनों के दरमियान कोई कंपटीशन ही नहीं है तो बेशक सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो, बेशक सबस्ट्रेट की अमाउंट जितनी भी ज़्यादा हो, कोई फ़ायदा नहीं है। 1-2 इनहिबिटर्स भी जाकर उसे अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कंपटीशन ही नहीं है, सो यहाँ पर कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर मेन डिफरेंस एक ये था कि दोनों की जो दोनों में एक में कंपटीशन है, एक में कंपटीशन नहीं है, एक में जो है एंजाइम और इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर सिमिलर है और एक में सिमिलर नहीं है। जबकि दूसरा मेन डिफरेंस दोनों के अंदर ये है कि एक कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि एक में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, जबकि दूसरे में कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो दूसरा कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। बेशक उसमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जितनी भी कम हो, जितनी भी ज़्यादा हो, वो टोटली इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से। और तीसरा तो ये है कि वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से एक जो है वो एक्टिव साइट को जाकर बाइंड कर रहा है और दूसरा जो है एक एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है और दूसरा जो है वो एलोस्टिक साइट पर जाकर एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर रहा है। ये 3 मेन डिफरेंसेस हैं इन दोनों के अंदर। बाकी अगर हम देखें तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर भी एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और जो शुरू में था इरिवर्सिबल इनहिबिटर उसमें भी यही था कि एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेकिन दोनों के अंदर फिर भी डिफरेंस जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोनों तो बिल्कुल सेम बातें हो गई हैं, लेकिन नहीं, दोनों के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पर ये एक्टिव साइट को डीनेचर भी कर सकता है और ऑक्यूपाई भी कर सकता है, बट मेन डिफरेंस इज़ दैट कि ये इरिवर्सिबल है, ये परमानेंटली उसे हमेशा के लिए उसे ब्लॉक करवा देता है, उसे स्टॉप करवा देता है। बट कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों ही रिवर्सिबल है। ये एंजाइम को कुछ वक्त के लिए एक्टिविटी को स्टॉप करवा कर फिर कुछ वक्त के बाद उससे ईजीली रिमूव भी किए जा सकते हैं और वापस से एंजाइम अपने नॉर्मल और ओरिजिनल कंडीशन में भी आ सकता है। सो ये थी पूरी एंजाइम इनहिबिशन। अगर इसमें आप लोगों को चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, चीज़ों को इंडिविजुअली कॉन्सेप्चुअली आप लोग कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्ड करें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोगों के क्लियर होंगे तो ना चीज़ें मिक्स होंगी, ना चीज़ें मुश्किल लगेंगी। अगर इस टॉपिक में आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।